गुड मॉर्निंग बच्चों। आठ बजे नहीं है ना, बोला था ना, टेस्ट का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। वैसे भी मंडे को छुट्टी तो मिलने वाली है ना तुम लोगों को। मंडे को छुट्टी बोलने वाली है, मैंने बोला था टाइम चेंज नहीं होगा। आवाज आ रही है ना? तो अब चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम कर लिया था। होमवर्क अपन को वेडनेसडे को डिस्कस करना था ना। वेडनेसडे को ही चवन अब डिस्कस करेंगे ना, या कर ले इन टेक्स्ट। यार आज पढ़ाई लेने दो ना, वेडनेसडे को ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को आज सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करना है। बट उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक और मेथड समझना है एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने के लिए। देखो अभी तक हमने क्या देखा हुआ है कि कहीं पे भी अगर बॉडी एसएचएम कर रही होती है तो हमने क्या देखा था कि उस बॉडी का इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है, और वहां से एक्स डिस्प्लेस कराएंगे, और फिर उस पे देखेंगे कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और एफ इक्वल टू अगर माइनस के एक्स आ रहा है तो वहां पे एसएचएम हो रहा है ना। और के आ जाएगा तो के आ जाने के बाद टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। नहीं, यहां तक हमने किया हुआ है, टाइम पीरियड निकालने का ये मेथड देखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये समझ लो। तो अब देखो, जो ये टाइम पीरियड कहीं पे भी निकालना होता है तो उसके दो मेथड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा हुआ है उसको हम बोलते हैं फोर्स मेथड। ये फोर्स मेथड है। इसको मैं ऐसे, रुक जाओ, फिर से एक बार लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो वो इसमें हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड,
एसएचएम में टाइम पीरियड फाइंड करने के दो मेथड होंगे, एक होगा फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में क्या क्या करना है हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, सारे स्टेप मैंने लिखाए थे ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन लाएंगे, वहां से डिस्प्लेस करेंगे, के निकालेंगे, के आ जाएगा तो हाँ 4 स्टेप लिखाए हुए हैं, तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अब हम लोग आज इसका एक और मेथड देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड देखो क्या है, ये जो फोर्स वाली इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इसी को लिखने का एक दूसरा, यहां तक पहुंचने का ही एक दूसरा तरीका है ना। अगर आप कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि डायरेक्ट आप ये इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो ना, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां एक ही क्वेश्चन में बॉडी का कुछ पार्ट लीनियर एसएचएम कर रहा होगा, कुछ एंगुलर एसएचएम कर रहा होगा, आगे देखेंगे अभी हम लोग ना। तो कई बार ये वाला लिख पाना है थोड़ा इजी नहीं रहता है, तो वहां पे हम लोग कई बार एनर्जी मेथड यूज करते हैं। इससे हम पहुंचेंगे इसी जगह पर ना, लेकिन डायरेक्ट अगर हम नहीं लिख पा रहे तो ये मेथड यूज करते हैं। एनर्जी मेथड से भी हम F इक्वल टू माइनस के एक्स पे ही पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तब ये यूज करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो एक हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये x इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ पर यहाँ पर ब्लॉक है, और ये इसको हमने कुछ खींच के छोड़ दिया। अगर हमने इसको खींच के कुछ छोड़ दिया तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हम अब कैसे सोचेंगे एनर्जी मेथड में, हम मान लेंगे कि कोई टाइम पर ये अभी कहीं x डिस्प्लेस हो रखा है। अभी हमेशा एनर्जी मेथड में आप बीच की कोई एक पोजीशन लोगे ना मीन पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन, ना बीच की कोई पोजीशन। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है तो वहां पे कुछ स्पीड भी होगी ना, अभी वो एम्पलीट्यूड पे नहीं पहुंचा है ना, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है। तो हम मान लेंगे कि कोई टाइम पे एक्स डिस्प्लेस हो रखा है और उसकी स्पीड भी है। तो अब हम इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखेंगे। टोटल एनर्जी हम कितनी बोलेंगे इस सिस्टम की, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, अगर इसका मास m है तो काइनेटिक हो जाएगी अभी हाफ m v स्क्वायर। और अगर ये x स्ट्रेच हो रखा है तो पोटेंशियल हो जाएगी, स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों ये। और देखो आपको ये पता है कि टोटल एनर्जी जो होगी ना, टोटल एनर्जी जो होगी ये टाइम के साथ एसएचएम के टाइम में चेंज नहीं करती ना। टोटल एनर्जी हमने देखा है ना एसएचएम के टाइम में कितनी रहती है, हमेशा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना। ना तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ना के चेंज होता है, ना एम ना। एसएचएम के टाइम पे एक बार ऑसिलेशन शुरू हो गया तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर मैं दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं क्या बोलूंगा, डी बाई डी टी इक्वल टू हाफ एम, बाहर जाएगा वी स्क्वायर, वी चेंज हो रहा है ना, और हाफ के बाहर जाएगा एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ऐसे आ जाएगा वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा, 2v इंटू डीवी बाई डी टी ना। समझ लो ना वी स्क्वायर बाई डी टी है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे वी स्क्वायर अपॉन में डीवी इंटू डीवी बाई डी टी, चेन रूल लगाएंगे ना। और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2v, और ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2v इंटू डीवी बाई डी टी। फिर हाफ के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी ना। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है ना, वैसे ही चेन रूल लगा देंगे। और ये सब
किसके बराबर होगा? 0 के। अब देखो इसमें dx बाई dt को आप क्या लिखोगे? dx बाई dt क्या होता है आपका? v होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये v है, ये v है और ये v है और इधर 0 है, तो v को कॉमन कर सकते हैं ना, v कॉमन होके कट जाएगा। और dv बाई dt को क्या लिखोगे? 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखो आ जाएगा m इंटू dv बाई dt को a लिखोगे और यहाँ आ जाएगा kx इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा ma इक्वल टू माइनस kx। तो ma मतलब क्या है? बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन, उस पर नेट फोर्स बता रहा होगा ना। तो नेट फोर्स बराबर क्या आ गया? k इंटू एक्स। तो उसी इक्वेशन पे पहुंच गए हम लोग ना। या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देते या ऐसे लिख देते, a इक्वल टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स। अगर ऐसे लिख देते तो इसको हम लोग क्या मान लेते? ओमेगा स्क्वायर। तो या तो a लिख लो या फिर f लिख लो, और एक बार ये इक्वेशन आ गई तो आगे आप कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों? एनर्जी मेथड में आपको क्या लिखना है? कोई भी टाइम t पर टोटल एनर्जी लिखनी है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से आप कहां पहुंच जाओगे? f इक्वल टू माइनस के एक्स पे। बात समझ आ रही है? आप जो भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं सबको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ श्रेयस, अब देखो, जो चीज अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो ऐसे लिखने का क्या सेंस है इतना करके? यही सेंस होगा कि जब डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तब हम इसको यूज करेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस अब मैं आगे समझाऊंगा ना। जब एक ही क्वेश्चन में दो दो टाइप के मोशन हो रहे होंगे, लीनियर एसएचएम भी और एंगुलर एसएचएम भी, तब के लिए ये यूजफुल होता है। करने को इसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं ना। एक दो क्वेश्चन में इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। या अभी एक काम करते हैं, ये आगे आने वाला है तब करेंगे। बीच बीच में कोई क्वेश्चन में कर दूंगा। ये क्वेश्चन तो अभी कर ही दिया ना, ये एक तरह से क्वेश्चन ही कर दिया टाइम पीरियड निकाल के। स्टेप्स में लिखा देता हूँ, फिर अब आगे जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। भावेश ये क्वेश्चन ही किया, देख एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकाला यूजिंग एनर्जी मेथड। स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा? कंजर्वेशन ही तो लगाया सिद्धेश। ये क्या है? अगर टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके 0 किया तो ये क्या चीज हुई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हुई। विश्वराज अभी दिमाग नहीं चलाने का, अभी ये समझ गए ना कि ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे में टाइम पीरियड निकालने का। अब आगे आएगा तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे ना। थोड़ा और आगे समझ आ जाएगा कहाँ अप्लाई करेंगे। स्टेप्स देखो हम क्या क्या लिखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? राइट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टोटल एनर्जी मतलब ई एट एनी टाइम टी ना। जनरल लिखना है ना, कोई टाइम टी का। मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन का नहीं लिखना है ना। फिर आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना है।
मतलब d/dt = 0। तो इससे क्या मिलेगा, जो d/dt = 0 आए से इक्वेट करेंगे तो इससे में क्या मिल जाएगा, f = -kx मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2π√m/k। एक और कराई देता हूँ ना, ये नोट करो, एक और इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब है चवन, तुम लोग ज्यादा लोड ले लिए लग रहा है। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यहाँ पे देखो हमें टाइम पीरियड निकालना है। हमने एक स्प्रिंग ली है और एक मास दिया है और इसको इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्प्लेस किया है, तो टाइम पीरियड निकालना है। फोर्स मेथड से आप कर सकते हो, कल सिखाया था ये करना। अभी आपको एनर्जी मेथड से ट्राई करना है। यहाँ पे आप मान लेना कि इनिशियल इलोंगेशन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, और उसके बाद सॉल्व करो, ग्रेविटी फ्री स्पेस लेके सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। ठीक है सर, देखते हैं। हम लोग देखो इसमें क्या मानेंगे कि मान लो कोई टाइम पे ये एक्स डिस्प्लेस हो रखा है और v स्पीड से जा रहा है ना, कोई भी टाइम पे हम मानेंगे एक्स डिस्प्लेस हो रखा है और v स्पीड से जा रहा है। अब अगर ये बताओ, अगर ये एक्स डिस्प्लेस होगा ना, अगर ये एक्स डिस्प्लेस होगा तो ये कितना स्ट्रेच हो जाएगा। अगर मुझे इसको एक्स खींचना है नीचे तो पुली को एक्स खींचना पड़ेगा ना। पुली को अगर मुझे एक्स खींचना है तो इधर से कितना स्ट्रिंग लगेगा, एक्स, और इधर से भी कितना लगेगा, एक्स। इधर से एक्स लगेगा, इधर से एक्स लगेगा,
तो टोटल मुझे इसको कितना खींचना पड़ेगा, 2x खींचना पड़ेगा ना। समझो, अगर ये 2x खींचेगा तब ना मैं इसको नीचे खींचूंगा x, तो इधर से x मिलेगा, इधर से x मिलेगा। ये तो भाव बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में यार। जहां लूजनिंग टाइटनिंग थोड़ा भी लॉजिकल समझाने का ट्राई किया, तुरंत बोल दोगे नहीं समझा। देखो पहले स्ट्रिंग ऐसे थी और बाद में स्ट्रिंग को हम ऐसे ले आए ना, पुली यहाँ थी, यहाँ से पुली को यहाँ ले आए। तो अगर पुली नीचे को x गया तो इधर से कितनी स्ट्रिंग लगी, x, और इधर से कितनी लगी। तो ये टोटल मुझे स्ट्रिंग को कितना खींचना पड़ेगा, अगर मुझे x पुली को नीचे ले जाना है। पुली को अगर x नीचे ले जाना है तो मुझे 2x स्ट्रिंग चाहिए। और 2x स्ट्रिंग कहां से आएगी, यहाँ पे स्ट्रेच करके ही आएगी ना, और तो कहीं से स्ट्रेच हो नहीं सकती ना, और तो कहीं से स्ट्रेच नहीं हो सकती ना। अब अगर मान लो आपको इतना नहीं सोचना है तो आप ऐसे सोच लो कि ये जब x किया तो यहाँ पे x1 का इलोंगेशन आया। अगर यहाँ पे f टेंशन आया होगा तो यहाँ पे f/2 आया होगा ना, इधर f/2, इधर f/2 और इधर f। ये बात समझ आ रही है। अब आप क्या लिखोगे, कंस्टेंट रिलेशन x इक्वल टू समथिंग इनटू x1। समथिंग की वैल्यू कितनी डालोगे, हाफ। तो x1 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, जो कल वाला मेथड था। मतलब x1 मतलब ये कितना स्ट्रेच हुआ है ना, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ है। यहाँ वो एनर्जी से कर रहा हूँ, मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये कंस्टेंट रिलेशन कैसे आप सोचोगे। अगर आपको लूजनिंग टाइटनिंग से नहीं सोच पा रहे हो तो आपको ऐसे कंस्टेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। कंस्टेंट रिलेशन पहले मैं समझा रहा हूँ ना। नहीं नहीं विश्वराज, तो यहां तक सबको क्लियर है ना कि अगर मैं ब्लॉक को x खींचूंगा ना, अगर मैं ब्लॉक को x खींचूंगा तो स्प्रिंग 2x का स्ट्रेच हो जाएगी। अब अगर ये 2x स्ट्रेच हुई तो टोटल एनर्जी लिख दो। टोटल एनर्जी कितनी लिखूंगा यहाँ पे, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर। तो ये हो गया है हाफ mv² प्लस 2kx² ना, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बाहर आएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 2 बच जाएगा ना। तो ये टोटल एनर्जी हो गई। अब इस टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो d/dt। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ mv² का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv/dt ना। dv/dt को ये लिख देंगे, 2 के बाहर जाएगा, x² का 2x इंटू dx/dt, dx/dt को v लिख देंगे ना। और ये सब बराबर हो गया जीरो के। जीरो से इक्वेट करेंगे तो v कॉमन होके कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m इंटू a बराबर -4kx ना। तो आपका f इक्वल टू आ गया -4kx। तो ये हमारा k हो गया ना। k आ जाएगा तो टाइम पीरियड आप बोल सकते हो 2π√m/4। समझ आया बच्चों। कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको देखो सोचना ही पड़ेगा ना, या तो शॉर्टकट से जाओ या कंस्ट्रेंट रिलेशन लूजनिंग टाइटनिंग से सोचो। अमन कुंभर, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड निकालने का दूसरा मेथड देख रहे हैं। जाहिर है पहले मेथड से भी सेम ही आंसर आ रहा होगा तभी दूसरा देख रहे हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा तो क्यों देखें। पहले मेथड से निकाल क्यों रहा है, अभी तो हम लोग सेकंड मेथड से पढ़ रहे हैं ना। हाँ भाई, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो मैं टाइम पास के लिए थोड़ी पढ़ाऊंगा, वैसे ही सिलेबस को टाइमली खत्म करना है। आगे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी ना।
भावेश कब खत्म होगा क्वार्टर का इफेक्ट? सही से करो भावेश, आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि इससे कुछ और आएगा उससे कुछ और आएगा। सही से करो। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। दोनों से सेम आएगा। सही से करो भाई। यहाँ पे देखो बस आप क्या करोगे, कंस्टेंट में यहाँ पे वैल्यू डाल दो x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है? f/2 इक्वल टू kx1। तो वहां से x1 की वैल्यू डाल दो, f/2 k आ जाएगा। आगे चला जाए। हाँ हाँ सलोनी, ऐसा ही ब्लॉक को आपको v स्पीड और x डिस्प्लेस कर देना है और फिर टोटल एनर्जी लिख देना है ना। ब्लॉक को x डिस्प्लेस करना है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे चल रहे हैं ना। तो स्प्रिंग में ठीक है पांडा जी, आपकी बात मान ली जाती है। और हम लोग चल रहे हैं सिंपल पेंडुलम पे। स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम, दो चीजें मेनली हमें इसमें पढ़नी है, फिर इसके अलावा कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन करने रहे। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ये तो मैं पहले से ही बोला कि एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अगला कराने ही वाला नहीं था। पांडा ऐसे बोल रहा है कि उसे लगे कि उसकी बात मानी जा रही है। पांडा तेरी कोई बात सुन नहीं रहा हूं मैं, अपने मन से ही काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सपोज हमने एक पार्टिकल लिया और उसको एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच कर दिया ना। अब अगर हम इसको एक साइड ले जाके छोड़ दे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर उधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर हम लोग ऐसे भी एक देखा होगा आपने सर्कुलर मोशन में कि एक साइड ले जाए और ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कोनिकल पेंडुलम। कोन टाइप यहाँ बनता है ना। समझो ना, देखो जैसे कि मान लो ये पेन में पार्टिकल अटैच है, अगर हमने ऐसे करके ऑसिलेट करा है, ऐसे हो रहा है तो ये सिंपल पेंडुलम है। लेकिन अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये हमारा कोनिकल पेंडुलम ना। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ने जा रहे हैं ना, जिसमें ऐसे ऑसिलेट होगा। वीडियो का थोड़ा तो फायदा उठा लो भाई। ठीक है, तो हम लोग अभी सिंपल पेंडुलम देख रहे हैं। तो अब देखो सिंपल पेंडुलम में अगर हम इसको कोई एक साइड ले जाके छोड़ दे तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर आर्क पे चल रहा है। और अगर आर्क ये बहुत छोटा होगा तो इस आर्क को आप क्या मान सकते हो? अगर ये आर्क बहुत छोटा है तो इस आर्क को हम लोग क्या मान सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ना, स्ट्रेट पाथ मान सकते हैं। अब है भावेश, डीएल मान सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसको डीएल मानते हुए स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको एक साइड ले जाते हैं तो ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना टाइम पीरियड आएगा ना, अगर इसका मास हम लोग कुछ एम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ना। थोड़ा डायग्राम और बड़ा करके बनाता हूँ। मान लो ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और कोई टाइम पर ये कहीं यहाँ पे आया हुआ है।
ना, ऐसे ओसिलेट कर रहा है। थीटा एंगल पर इधर आया हुआ है ना। डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, बट ये आर्क बहुत छोटा है ना, ये आर्क बहुत छोटा है, जैसा कि भावेश ने बताया डीएल लेंथ का है। तो इसका वेट नीचे को लग रहा होगा और टेंशन टी इधर को लग रहा होगा। तो अभी हम अगर इसको रिजॉल्व करें तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अब देखो ये mg sin थीटा यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा ना, ये ही इसको वापस लेके आएगा ना। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना बोलेंगे हम लोग, mg sin थीटा। क्या बात है पांडा, अगर ये पाथ बहुत छोटा होगा तो यहाँ थीटा भी बहुत छोटा होगा ना। अगर वो x गया हुआ है, थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा लिख दिया जाए। साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो उसको थीटा लिख देंगे, और थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। रेडियस कितना है यहाँ पे l, तो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अगर अभी आर्क की लेंथ x है ना, वो x डिस्टेंस गया है मीन पोजीशन से, तो थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो ये आ जाएगा mg/l इंटू एक्स। और अभी अगर x को राइट साइड में गया है तो फोर्स किधर लग रहा है, mg sin थीटा पीछे को लग रहा है ना, x राइट में है और फोर्स पीछे को लग रहा है उसके अपोजिट, तो इसलिए माइनस साइन। ठीक है, ये सही है। तो ये वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये k है यहाँ पर। तो अगर k पता चल गया तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल दोगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। k कितना है, mg/l, l ऊपर आ जाएगा, mm कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। ये याद रखना है आपको ना। निगेटिव देखो, यहाँ पे ऐसे देखो, देखो जब ये इधर को x गया है ना, x राइट में है, तो फोर्स किधर लग रहा है, mg sin थीटा लेफ्ट में ना, x और mg sin थीटा अपोजिट में है ना, इसलिए माइनस साइन। जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट में होंगे वहां पे माइनस साइन लगाते हैं ना। mg sin थीटा कैसे आया, mg नाम का एक फोर्स था और वो रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे था, तो रिजॉल्व कर दिया है। और पांडा बताओ और क्या हो सकता है। पांडा जी लग रहा है ज्यादा पढ़ लिया रात में तुमने। अनम्यूट करो किया जाए पांडा को, फिर आप पांडा से बातें करते हैं, क्या डाउट है उसकी। पांडा अनम्यूट करो भाई। देखो मैं थोड़ा सा और, अब पांडा जिस दिन भी तुम एचसी वर्मा सॉल्व करते हो मुझे पता चल जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है ये। देखो मैं थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बना रख के एक बार समझा देता हूँ, फिर लिख लेना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये पार्टिकल है, स्ट्रिंग से अटैच है, और जब ये कहीं यहाँ पे आया हुआ है, तो अभी ये इधर को एक्स किया है ना, एक्स देख लो राइट को है, और mg को जब रिजॉल्व करोगे, mg किधर लगता है, पांडा जी mg किधर लगता है, नीचे को ना, तो ये एंगल थीटा है। तो आप इसको अगर आगे एक्सटेंड करो,
ना। अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। पांडा रिजॉल्व करना क्यों सिखाया था, और इधर कितना लगेगा, mg sin थीटा। तो अब देख लो ये जो फोर्स लग रहा है जो वापस ले जाने का काम कौन करेगा, mg cos थीटा करेगा या mg sin थीटा। अरे मालिक तो क्या समझना चाह रहे हो तुम, माइक तो माइक भी नहीं रखो कि तुम्हारी भावनाएं समझी जाएं। आ गया माइक इसका। ठीक है भाई, बताओ पांडा। हेलो। हेलो, बताओ पांडा। हाँ सर, वो f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वो कैसे, मतलब f इस डायरेक्शन में कैसे रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई, एक mg नाम का फोर्स है, ये ठीक रेडियल डायरेक्शन है, उससे 90 डिग्री पे ये हुआ, ये mg है, ये थीटा है। तो इधर को जो फोर्स लगेगा यही ला रहा है ना, इधर ही मेन पोजीशन है ना। अच्छा, हाँ हाँ, समझा सर। बहुत जल्दी समझ गए तुम। ये हमारा, ये देखने में ऐसे आर्क है ना, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन मानना है ना, लगभग एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन है ना। तो जो आर्क के लॉन्ग इधर को लग रहा है वही हमारा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स है। ठीक है, अब ये नोट कर लो। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा यहाँ पर वो mg sin थीटा है। हाँ भावेश, वेरी गुड। ये केवल कब वैलिड है, जब थीटा इज वेरी स्मॉल ना। अगर बड़ा थीटा कर दिया तो फिर ये एसएचएम नहीं होगा ना, ओसिलेशन होगा बट एसएचएम नहीं होगा। स्मॉल थीटा के लिए ही सिंपल पेंडुलम को आप एसएचएम लेकर के ऐसे बोल सकते हो। विश्वराज कौन से फोर्स की बात कर रहा है, ये वाला फोर्स और टी का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, टी और mg cos थीटा का रिजल्टेंट। हमें कौन सा चाहिए, जो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स है, मीन पोजीशन यहाँ पर है ना। तो मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स होगा उसको ही हम देंगे ना रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ की तरफ जो लगेगा। ये तो सेंट्रीपिटल दे रहा होगा ना ये दोनों, उससे हमें मतलब नहीं है ना, हमें मीन पोजीशन की तरफ फोर्स चाहिए। भावेश जी, हम लोगों ने एसएचएम की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आएगा वहीं पे हम बोलेंगे एसएचएम हो रहा है। हर एक ओसिलेशन को एसएचएम नहीं बोलते हैं। जहां पे F प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा वही बोलेंगे। और वो कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा लिख पाए और थीटा को फिर एक्स बाई एल लिख पाए। क्या बात है, क्या भारी कंफ्यूजन है। देखो भाई, यहाँ पर x किधर है, जब हमने इसको मीन पोजीशन से इधर लेके गए तो x है राइट में, और mg sin थीटा किधर है, mg sin थीटा है लेफ्ट में। भावेश मुझे भी अब ऐसे ही लग रहा है, x है राइट में, ये मीन पोजीशन था, यहाँ से हम पार्टिकल को राइट में ले गए तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में। तो क्या करे साइन फिर, सलोनी बताओ कौन सा साइन लगाया जाए फिर। अब एक को जब तक समझाए तब तक फिर कोई आ जाएगा ये वाला निगेटिव साइन नहीं समझ।
आगे चलें अब, जल्दी आगे जाता हूँ, नहीं फिर कोई डाउट पूछ लेगा। तो आपको सिंपल पेंडुलम के लिए, हाँ, ये केवल स्मॉल थीटा के लिए ही वैलिड है ना। यहाँ पे कंडीशन लिख लेना कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल ना। बड़े थीटा के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक लिफ्ट में एक पेंडुलम को सस्पेंड किया गया है, और अगर हम इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर को मूव कराने लग जाए, पेंडुलम की लेंथ एल है, और अगर जब ये मूव कर रहा था इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आप यही मानोगे कि हल्का सा डिस्प्लेस किया, थीटा छोटा है, तो हमें टाइम पीरियड बताना है। ट्राई करो। हाँ पांडा, 2 पाई √L/G। कैसे सोचोगे आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, अंदर अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये रुक गया है ना, लिफ्ट रुक गई है, और इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, नीचे को mg प्लस नीचे को सीडो फोर्स ना। अगर ए एक्सलेशन ऊपर है तो सीडो फोर्स नीचे को होगा ना। तो टोटल हमें क्या लग रहा होगा कि पेंडुलम रुका हुआ है, और उस पे नीचे को mg प्लस ए फोर्स लग रहा है, मतलब m × g इफेक्टिव इसको बोलेंगे, इतना फोर्स लग रहा है, बाकी सब वैसे ही है। अब अगर हम इसको एक साइड डिस्प्लेस करेंगे तो mg इफेक्टिव का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, g की वैल्यू बस चेंज हो गई है, तो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में भी क्या हो जाएगा, 2 पाई √L/G इफेक्टिव आ जाएगा। जी इफेक्टिव मतलब यहाँ पे कितना है, g+a। ये कुछ समझ आया क्या किया मैंने? आप लिफ्ट के अंदर से खड़े होके देखोगे, तो लिफ्ट के अंदर रहोगे तो लिफ्ट रुक जाएगी ना, जहां ऑब्जर्वर खड़ा रहता है उसको रोक देते हैं ना, फिर वो ग्राउंड बन गया। आप ग्राउंड से देख रहे हो, बस जी की जगह mg+a लग रहा है ना, mg की जगह mg+a लग रहा है, तो बस जी इफेक्टिव की नई वैल्यू लेके सॉल्व कर दोगे। नोट करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो। हाँ यार, चिंटू अभी कहाँ से दिखेगा, एचएनटी चल रहा था ना इतने दिनों से, एचएनटी में तो सब मॉलिक्यूल्स ही दिख रहे थे। अगले में अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही है और पेंडुलम इसमें है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड, हाँ सही बात है, 2 पाई √L/G - a ना। नीचे जाने के टाइम क्या होता था, जी इफेक्टिव याद है सबको ना, चेंज हो जाता था, g - a हो जाता था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई √। अगर यहाँ पे मान लो कोई कार है, कार में एक पेंडुलम को सस्पेंड किया गया और कार हॉरिजॉन्टल में जा रही है ए एक्सेलरेशन से,
लेंथ एल है। तो अब हमें अगर इसके अंदर पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हैं तो टाइम पीरियड निकालना है। हाँ, ये एलओएम में किया था। सही है प्रथम। देखो, जब यहाँ पे इस बार हम अंदर से सोचेंगे तो हमें एक तो नीचे को mg लगता दिखेगा और एक अपोजिट में सीडो फोर्स। तो ये कहाँ पे रुका हुआ दिखेगा? अंदर से दिख रहा होगा कि कहीं इधर जाके रुक रहा है। जल्दी लिखो भाई। तो यहाँ पे देखो, एक तो इधर को फोर्स लगता दिख रहा है, एक इधर को दिख रहा है। तो इन दोनों का नेट अगर इस लाइन के लॉन्ग आ रहा होगा तो उसी लाइन के लॉन्ग वो पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी ना। इन दोनों का नेट कुछ इधर आ रहा होगा, m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। दो 90 डिग्री पे फोर्स है तो उनका नेट आ जाएगा ना, एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। और उसको टी ऐसे बैलेंस कर रहा होगा। तो ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे रुका हुआ है ना। यहाँ पे टी और ये फोर्स बैलेंस है ना। अब अगर आप यहाँ से हल्का सा इसको डिस्प्लेस कराओगे तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो काम अब तक सीधे mg नीचे लगता था वो काम अब ऐसे हो गया है, g का डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। और यहाँ पे अगर आप ऑसिलेट कराओगे तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। समझो ना, आप थोड़ी देर के लिए मान लो जी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है तो स्ट्रिंग भी ऐसे हो गई। अब जो काम आप ऐसे करके कराते तो वही काम ऐसे करके कराओगे। तो मेनली क्या है, पहले आपको जी इफेक्टिव निकालना है ना। तो जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे? ये यहाँ पे जी इफेक्टिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो? पहले आप इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन देखोगे ना। इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आप देखोगे कि टी के अपोजिट में कौन सा फोर्स है ना, वही आपका जी इफेक्टिव होगा। उसमें एम डिवाइड कर दो। इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे टी निकालो और फिर एम से डिवाइड कर दो तो वही जी इफेक्टिव हो जाए। जी इफेक्टिव निकालना है तो आपको टी बाई एम निकालना रहेगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो हमने बार बार जी इफेक्टिव निकाला, इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्मूले से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कहीं पे भी जी इफेक्टिव निकालना है तो आप क्या करो, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करो। पेंडुलम यहाँ पे देखो पहले तो ऐसे कहीं रुका रहेगा ना। अब अगर इस पोजीशन पे आप हल्का सा वाइब्रेट कराओगे तो वहां पर वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। जो काम पहले ऐसे होता था वो अब ऐसे होगा ना। जी ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, ऐसे सोचोगे। कुछ समझ आ पा रहा है? हाँ, एलओएम में एंगल निकाला था, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी पे रुकता था। तो आपको कहीं पे भी जी इफेक्टिव निकालना है तो सीधे आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, जहां पे ए क्या होगा, एक्सिलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
ऑफ पेंडुलम। तो इससे आपको डायरेक्ट जी इफेक्टिव मिल जाएगा और डायरेक्ट फिर फॉर्मूले में डाल देना। जी इफेक्टिव निकालने के बाद क्या करना है आपको, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल देना है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। भावेश तू क्या पूछना चाह रहा है यार, समझ नहीं आई तेरी बात। अनम्यूट किया है, बता। हेलो। हाँ 1 मिनट, थोड़ा आवाज बढ़ाने। हाँ बोलो। सर हमने पहले वो फोर्स लिया था जिसकी वजह से पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये ऊपर डेरिवेशन में। हाँ तो पहले यहाँ हमने इक्विलिब्रियम देखा कहाँ है, और इक्विलिब्रियम से थीटा डिस्प्लेस किया। हाँ, तो हमने तब यहाँ वो फोर्स पर देखा इसको, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा था। हाँ हाँ पर हमने इस केस में वो फोर्स देखा जो अपोजिट, यानी उसके परपेंडिकुलर लेना चाहिए ना हमें। देखो भाई यहाँ पर जैसे कहीं पे भी हम जब डिराइव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ है ना, इक्विलिब्रियम पर नीचे mg लग रहा होता है और इधर t लग रहा होता है। तो t बराबर mg, t बराबर mg, तो t बाई m वहां का g इफेक्टिव होता है ना। अब आप यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वापस लाएगा। अब थोड़ी देर के लिए जी अपना डायरेक्शन ऐसे कर दे, तो अब ऐसे में ही आप टी बाई एम निकालोगे ना, और फिर वहां से डिस्प्लेस करोगे। अभी हमने इसमें डिस्प्लेस किया ही नहीं था, हमने बस मीन पोजीशन पे टी बाई एम निकाला है। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा कुछ ऐसे, कुछ मान लो इसको फाई बोल देता हूँ, ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो अब जो काम पहले आप ऐसे सॉल्व करते थे वही काम अब ऐसे में आप सॉल्व करो। पर हमने तब फोर्स mg sin थीटा लिया था ना। mg में g किधर था, जो स्ट्रिंग का मीन पोजीशन था ना वर्टिकल में, उसके साथ एंगल लिया था ना। और इस बार एंगल ही ये वाली स्ट्रिंग से लेना रहेगा, तो फिर से वैसे ही आएगा mg इफेक्टिव इनटू sin थीटा, थीटा जितना ये आपने डिस्प्लेस कराया। अच्छा, हाँ सर समझ। यहाँ पे इस बार फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और आपको क्या करना होगा, इसको रिजॉल्व करके इधर लिखना होगा ना। ये हाँ वाला सर जो समझ। फोर्स है यहाँ लग रहा होगा, उसका इधर कंपोनेंट लेना रहेगा। हाँ सर। समझो यहाँ पे जी जो पहले अभी ऐसे सब कुछ होता था, अभी ऐसे हो गया है। हाँ तो जब हम इसको ऐसे डिस्प्लेस कराते थे और रीस्टोरिंग फोर्स देते थे, तो इसमें भी क्या होगा, हम इधर डिस्प्लेस कराएंगे और फिर उसका थोड़ा डायग्राम ज्यादा ही निकलेंगे। ऐसे अभी mg हो गया है ना, तो हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे और इस पोजीशन के अबाउट इसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रख, हेलो आवाज आई क्या? यार ये डीएनडी लगा रखा है, लेकिन कॉल आता है तो उसके बाद म्यूट हो जाता है। डीएनडी से बस यही है कि आवाज नहीं आती, पर दिक्कत तो हो ही रही। तो अब देखो हम जैसे g माइनस ए जब लगाएंगे तो कैसे सोचेंगे ना, देखो जैसे कि जब ये
ऊपर को जा रहा था, तो g माइनस ए कैसे अप्लाई करोगे? g वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमें उसका मॉड निकालना है। g किधर को है? नीचे को। तो हम कोई एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस। अगर हमने नीचे को प्लस लिया तो ऊपर को माइनस लेंगे। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दो। जी नीचे को है तो उसको प्लस में डाल दिया, और ए ऊपर को है तो उसको माइनस में। तो ये बन के आ जाएगा ना जी प्लस ए ना। तो हमें यही चाहिए था, मॉड चाहिए था उसका, तो जी प्लस ए फिर केवल मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। सेम वे में अगर नीचे आ रहा होता, ये मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ ना कि कैसे जी इफेक्टिव हर बार आप निकालोगे ये फॉर्मूला लगा के ना। अगर ये नीचे आ रहा होगा और जी भी नीचे है, तो दोनों ही प्लस में हो जाएंगे, नीचे को प्लस ले रहे हैं ना। तो हमारा जी इफेक्टिव इस बार आ जाएगा जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दोनों नीचे को है तो दोनों प्लस में लिखेंगे, तो ऐसे में जी माइनस ए मिल जाए। और जब 90 डिग्री पर होगा, ए वेक्टर इधर है, जी वेक्टर नीचे है। तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे जी इफेक्टिव आ जाएगा रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। तो ऐसा हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे केसेस का काम हो जाएगा ना। जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है? मॉड में जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कहाँ से नोट करना है, कहाँ से ऊपर स्क्रॉल करूं? ये हो गया है क्या? ये तीनों केस लिख लो फिर। हाँ वही सिखा रहा हूँ प्रथम ना, कि सॉल्व नहीं करना रहेगा, आप डायरेक्ट बस फॉर्मूला याद रखो जी इफेक्टिव निकालने का, और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव में डाल देना। अब देखो, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में एक पेंडुलम को सस्पेंड किया गया। तो अब ये क्या हो रहा होगा? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो नीचे को एक्सेलरेट करके जा रहा होगा जी साइन थीटा से। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा? इधर एम जी साइन थीटा लगेगा ना। तो एम जी साइन थीटा अपॉन में एम जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आएगा। तो इसके अंदर जो पेंडुलम सस्पेंडेड है उसका टाइम पीरियड निकालना है, कितना हो लेंथ पेंडुलम का एल।
अब पांडा इतनी देर समझा क्या फायदा हुआ। हाँ प्रथम सही है तेरा। ए वेक्टर का एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। हाँ देखो यहाँ पर ए तो हमें पता है जी साइन थीटा है, और जी जो होगा, जी जो नीचे को लगता है, तो उसके दो एक कंपोनेंट आएंगे ना, एक इधर को जी साइन थीटा और एक इधर को जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर और जी वेक्टर के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है ना, जो भी एंगल बन रहा होगा देखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो हमें अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बेटर होगा उनको आई जे में लिख लो। हम मान लेते हैं इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस। तो ए को क्या लिखोगे, जी साइन थीटा आई कैप लिखोगे ना, और जी वेक्टर को क्या लिखोगे, जी साइन थीटा आई कैप प्लस जी कॉस थीटा जे कैप ना। एक ये कंपोनेंट जी का, एक ये कंपोनेंट। अब आपको जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आय का आय से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, जी कॉस थीटा जे कैप ना। तो केवल जी कॉस थीटा बचेगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ये जो पेंडुलम होगा कुछ ऐसे रुकेगा, पेंडुलम कुछ ऐसे रुका होगा ना, और यहाँ पे ऑसिलेट कराने पर ऐसे वो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसको केवल ये वाला जी का कंपोनेंट दिख रहा होगा। तो टाइम पीरियड आ जा रहे हैं। कुछ समझ आया क्या, कैसे किया है, ए वेक्टर निकाला, जी वेक्टर निकाला और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पांडा भाई अगर अंदर से बैठ के सोचेगा तो सीडो फोर्स नहीं दिखेगा, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, और ये अगर इधर कोई ए से जा रहा है तो पीछे को सीडो फोर्स, और ए की वैल्यू है एम जी साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होते दिखेंगे ना। पांडा जी बोलता हूँ रात में अच्छे सो लिया करो, तुम सुनते नहीं हो यार। एच सी वर्मा जी का चक्कर छोड़ो। ये समझा क्या सबको। हाँ ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट रहेगा ना, यहाँ पे पेंडुलम ऐसे रुका रहेगा, और अगर ऑसिलेट कराओगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। इधर को जी इफेक्टिव इधर को दिख रहा होगा ना, जी कॉस थीटा ना, वाई डायरेक्शन में आया है ना, जी इफेक्टिव ऐसे दिख रहा होगा, पेंडुलम ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, आगे चला जाए। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज ये जो अपना लिफ्ट था इसमें पानी भर गया है, और हमने इसमें पेंडुलम को सस्पेंड किया हुआ, इसका लेंथ एल है। तो अब हमको यहाँ सोचना है कि जब हम इसको ऑसिलेट कराएंगे तो टाइम पीरियड कितना है।
देखो यहाँ पर एक्चुअली बॉयंट फोर्स आ गया है, अभी ड्रैग फोर्स की बात नहीं करनी है ना, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स की अभी बात नहीं करनी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नीचे को mg लग रहा होगा और mg के अलावा ऊपर को एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा ना, बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर को लगता है ना, एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा प्लस ऊपर को टेंशन लग रहा होगा, तो mg बराबर होगा b प्लस टी के। तो t बराबर कितना होगा, mg माइनस बी ना। इफेक्टिवली अब क्या दिख रहा होगा कि पेंडुलम पे जो नीचे को फोर्स है वो पहले से कम लग रहा है। कितना कम दिख रहा है, mg माइनस बी ना। यहाँ पे ये हम मान के चल रहे हैं कि mg इज ग्रेटर देन पॉइंट फोर्स, तो अब इस फोर्स को टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो मीन पोजीशन पे अब इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो g की वैल्यू mg नहीं है, g कुछ चेंज होके ऐसे दिख रहा है। आप इसको बोल सकते हो ये यहाँ पे g इफेक्टिव है, डाउनवर्ड फोर्स जो है उसी को हम mg इफेक्टिव बोल रहे हैं ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स है इक्विलिब्रियम। तो टेंशन को इसको बैलेंस करना है ना mg इफेक्टिव को, तो इस बार का g इफेक्टिव कुछ चेंज होकर दूसरा दिख रहा होगा ना। अब जब आप इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम से कहीं थीटा ले जाओगे तो आपको जो भी अब नया वाला mg इफेक्टिव दिख रहा है उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। डाउनवर्ड फोर्स जो नेट है वो चेंज हो गया है ना, ये बात सबको समझ आ रही है। अगर डाउनवर्ड नेट, आवाज नहीं है, हाँ सही आवाज तो आ रही है, अनम्यूट ही है। तो ये बात समझ आ रही है, जो काम पहले केवल mg रहता था, बॉयंट फोर्स आने की वजह से, हाँ अभी बॉयंट फोर्स पढ़ना है अगले चैप्टर में ना, अभी बॉयंट फोर्स पे उतना फोकस नहीं करना है। बॉयंट फोर्स आप मान लो कि ऊपर पे एक फोर्स होता है लिक्विड में, उसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जब भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा ना, तो आपको वहां पे जी इफेक्टिव कैसे निकालना रहता है, इक्विलिब्रियम पर आपको वहां पे टेंशन निकालना है। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे जैसे यहाँ पे नीचे को लग रहा है mg माइनस बी और ऊपर को यहाँ लग रहा है t, तो t बराबर हो जाएगा mg माइनस बी। तो t बाई m की जो वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम पे, उसको ही हम लोग जी इफेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t क्या है, टेंशन एट इक्विलिब्रियम। जब भी पेंडुलम में ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स आ जाएगा तो आप वहां पे क्या करोगे, आप इक्विलिब्रियम निकालोगे कहां पर है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद वहां का टेंशन निकाल के टी बाई एम कर दोगे तो जी इफेक्टिव मिल जाएगा। अभी हम यहाँ देखो सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉयंट फोर्स वगैरह अभी नहीं पढ़ा है, फॉर्मूले वगैरह, तो बस ऐसे मेथड समझ रहे हैं कि जी इफेक्टिव निकालने के दो तरीके होंगे। जी इफेक्टिव निकालने के दो तरीके हैं, एक तो अगर पेंडुलम चल रहा है तो जी माइनस ए लगाएंगे, अगर कोई फोर्स आ गया तो टी बाई एम लगाएंगे, जहां पे टी क्या होगा, टेंशन एट इक्विलिब्रियम ना। हमें दो टाइप के सिचुएशन मिलते हैं, एक तो जब पेंडुलम चल रहा है, हाँ, और एक जब कोई अलग से फोर्स आ जाए। ये नोट कर लो इसका, जब आगे हम लोग कुछ कुछ सिचुएशन देखेंगे जहां पे फोर्सेस आते रहेंगे तो हम लोग ऐसे लगाएंगे।
एक्चुअल में तो आप हर जगह टी बाई एम ही निकालते हो ना, जी इफेक्टिव मतलब हर जगह आप इक्विलिब्रियम पे टी बाई एम की वैल्यू निकालते हो ना। ये मॉड ऑफ जी माइनस ए जो होता है ये कोई टी बाई एम ही होता है, बट ये यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पे ये होगा। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, बॉयंट फोर्स हमेशा लिक्विड में लगता है। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पेंडुलम है, धैर्य जल्दी लिखो। मान लो यहाँ पे एक पेंडुलम है और इसमें कुछ -2 चार्ज दे दिया गया है। चार्ज अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट समझाने के लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है अभी। और इसके नीचे कोई प्लस चार्ज वाला प्लेट रखा है। श्रेयस, वो बॉयंट फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो फ्लोट करे ना। जब फ्लोट नहीं कर रहा है तब के लिए है ये, mg ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो मान लो अब क्या हो रहा होगा, ये प्लस वाला प्लेट की वजह से निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो मान लो नीचे को एक अट्रैक्शन वाला फोर्स F लग रहा है ना, आपको दिया है कि चार्ज की वजह से फोर्स F लग रहा है और ग्रेविटी है ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो कितना बोलेंगे। ये वाला फोर्स मैंने बता दिया ना, चार्ज की वजह से फोर्स F है। F यहाँ पे क्या है, फोर्स ड्यू टू चार्ज। हमेशा F डाउनवर्ड लग रहा है, एक F फोर्स लग रहा है। हाँ, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे T की वैल्यू क्या होगी, T इक्वल टू नीचे को F लग रहा है प्लस नीचे को mg लग रहा है। तो T बराबर कर देंगे F प्लस mg, फिर m से डिवाइड कर देंगे तो T बाई एम को जी इफेक्टिव बोलेंगे। तो जी इफेक्टिव आ जाएगा तो टाइम पीरियड बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। ये टाइम पीरियड टाइम वाला टाइम है ना, ये टेंशन वाला टी है। ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है। जी इफेक्टिव निकालने के दो तरीके होंगे। एक, जब वो मूव कर रहा होगा, हाँ बॉयंट फोर्स मतलब वहां पे एफ था ना, कोई ऊपर को बॉयंट फोर्स बी से दिखाते हैं, बॉयंट फोर्स को बी से दिखाते थे, यहाँ बी लिखा था ना, एफ की जगह बी लिखा है। बॉयंट फोर्स के लिए बी सिंबल यूज करते हैं, फोर्स ही है ना वो। अरे पांडा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो फ्लोट करेगा तब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जब वो सिंक होगा तब बोल रहा हूँ ना, mg शुड बी ग्रेटर देन b, तब वो सिंक करेगा ना। तू b ग्रेटर देन mg लेके कर रहा है तो फ्लोट ही करता रहेगा, कैसे ऑसिलेशन होगा। अबे पानी में कुछ भी डालोगे तो उसको नीचे सस्पेंड होना है ना, लटकना चाहिए, ये नहीं कि फ्लोट करके ऊपर आ गया, फिर कहाँ से ऑसिलेशन होगा। जब नीचे रहेगा तब ले जाओगे तब ना ऑसिलेट होगा। हाँ, आयरन की बॉल बांधो स्ट्रिंग में, तब सिंक करेगा, तब उसको ऑसिलेट कराओ। हाँ, बॉयंट फोर्स मतलब फोर्स है वो, लिक्विड की वजह से लगता है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो विश्वराज ना। बॉयंट फोर्स अभी अगले चैप्टर में आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, इसलिए मैंने बस ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं किया।
अबे पांडा, तुझे तो पानी में फेंक दिया जाए तो फ्लोट ही करता रहेगा, इतना गोलू मोलू है, तुझे सब कुछ स्लैक ही होता दिखेगा। पांडा अपनी तरह से सोच रहा है, बाकी लोगों को समझ आ गया है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोई चीज पानी में सिंक कर रही है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर देखो अब लोग अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अगर देखो कभी, अरे भाई है ना प्रैक्टिकल, कर तो सही से, प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल वाली कंडीशन भी तो अप्लाई कर। सही से अप्लाई कर भाई। मान लो एक हमने स्फीयर लिया जिसका रेडियस कुछ आर है, इसकी लेंथ एल है। अब इस केस में अगर हम इसको ऑसिलेट कराते हैं तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है कितना होगा। वेरी गुड तेजस, ये कंडीशन लगाओ फिर ऑसिलेट कराओ। धन्य हो प्रभु तुम पांडा, अब क्या बोलूं मैं। स्ट्रिंग, पतली सी स्ट्रिंग ले लो एक कोई भी, और एक हैवी ब्लॉक ले लो और ऑसिलेट कराओ, होगा ये। तो भी नहीं होगा ना भाई, तब फ्लोट करेगा ना प्रथम। जब फ्लोट करेगा तो वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हर टाइम पे mg और b बैलेंस रहेंगे, टेंशन जीरो रहेगा। अगर टेंशन जीरो रहेगा तो T/m जी इफेक्टिव वहां पर जीरो हो गया ना। तो टाइम पीरियड में अगर नीचे जी इफेक्टिव जीरो डालोगे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आएगा, मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, उसके पहले अभी मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, अगले चैप्टर अगले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। हाँ पांडा, देखो यहाँ पर mg जो लगता है वो किस पॉइंट पे लगता है, पहले तक पॉइंट मास रहता था, लेकिन अगर एक स्फीयर लोगे तो उसका mg कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे ना। तो जब आप रिजॉल्व वगैरह कुछ भी करोगे तो कहाँ से रिजॉल्व करोगे, सेंटर पे फोर्स लगा रहे होगे और वहां से सब कुछ कर रहे होगे। सब कुछ अब इस पॉइंट से हो रहा होगा ना, तो इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। तो इस बार एल की वैल्यू क्या लोगे, एल प्लस आर लोगे, इसको एक तरह से हम बोलेंगे एल इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल प्लस आर अपॉन ना। तो इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम ऐसे बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाई जी इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट से सस्पेंड किया है वहां से जिस पॉइंट पे mg लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस लेनी रहेगी। जिस पॉइंट से सस्पेंड किया है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे mg लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस वहां पे एल इफेक्टिव होगी। और जी इफेक्टिव निकालना हमने सीख लिया है ना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फिर अगला करते हैं। ये डिस्टेंस देखो ना, जहां mg लग रहा है ये r है ना, रेडियस r है, डायमीटर नहीं, रेडियस r है, तो ये r है और ये l है। तो इस पॉइंट से सस्पेंशन तक की डिस्टेंस l प्लस r है। हाँ हॉलो होगा तो भी सेम होगा ना, mg हॉलो या सॉलिड, mg कहाँ लोगे, सेंटर पे लोगे ना। mg सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं ना, सेंटर ऑफ मास पे
की डिस्टेंस हॉलो या सॉलिड दोनों के लिए सेंटर ही होगी। नोट हो गया? अरे गिर गया था यार, मोबाइल समझा करो। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जिसमें है कुछ ऐसा कि मान लो एक हमारे पास है हॉलो स्फीयर और इसमें हमने भर दिया है सैंड। पांडा यार आई ड्रॉप वगैरह कुछ कोई डॉक्टर से बात कर लो, आई ड्रॉप वगैरह ले लो और क्लास के टाइम आई ड्रॉप यूज करो। कम करने का यार ऑप्शन नहीं है, बात समझो। मेरे को कोई बहुत मजा नहीं आ रहा ज्यादा पढ़ाने में, हालांकि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, बट मजबूरी भी है समझो। वेरी गुड धैर्य, धैर्यशील से कांटेक्ट करो तुम लोग, थोड़ा आई ड्रॉप यूज करो। सरयू से भी बात कर लो, सरयू को भी आइडिया होगा, उसके फादर भी शायद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना। यार ऐसे मत करो भाई, कोर्स खत्म करना है, छुट्टियां भी चाहिए तुम्हें 20 दिन की, क्लास भी चाहिए 1.5 घंटे की, जिंदगी में फुल आराम चाहिए तुम्हें। तो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि 1.5 घंटे के लेक्चर कर दें और डेली कर दें? तो उसके बहाने तुम लोग को टाइम मिल जाता है ना ब्रेक लेने का। इस बहाने 2 दिन ब्रेक हो जा रहा है ना, 2 दिन क्लास होती है फिर ब्रेक हो जा रहा है। वेरी गुड सुमिति, एकदम सही सोचती है, जो है सब सही है, इसी में खुश रहो और पढ़ाई करते रहो। वही तो यार, 2 दिन पढ़े फिर ब्रेक मिल गया, कितना अच्छा है शेड्यूल। लगातार 2 ही दिन पढ़ना पड़ता है, फ्राइडे सैटरडे, उसके अलावा पूरा वीक चिल जा रहा है, एक दिन पढ़े एक दिन छुट्टी। एक पांडा तू ही बोलता है, अदरवाइज सब शांति से सुनते रहते हैं, पता नहीं यार इतना क्यों लोड ले लेता है। भावेश, तू तो यार सब में सपोर्ट करता है जिसमें भी पढ़ाई कम करना हो, ये नहीं चलेगा भावेश यार। तो अब देखो हम लोग ये कर रहे हैं, अगर हमने इस स्पीयर में एक होल कर दिया और इसको ऑसिलेट करा दिया, तो हमें बताना है इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, दूसरा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तीसरा पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। फिर से लिखता हूँ, फर्स्ट टी डिक्रीजेस देन टी इंक्रीजेस। प्रथम क्या किए हो बे, तुम आजकल बहुत मचा रहे हो।
ये एक हॉलो स्फीयर था, उसके अंदर सैंड भरी है, हॉलो स्फीयर है, इसमें सैंड भरी हुई है और एक होल कर दिया और इसको ऑसिलेट करा दिया गया है। तो आप कैसे सोचोगे? कौन बताएगा इसको? प्रथम ही बताएगा इसको। प्रथम को अनम्यूट कर रहा हूं। प्रथम का कॉमन सेंस समझते हैं हम लोग। प्रथम अनम्यूट किया है भाई, बता कैसे सोच रहा है? पार्थ के पास भी नहीं है? तो टी इंक्रीसेस बोलना चाहिए था ना, तूने तो बोला इंक्रीसेस देन डिक्रीसेस। दूसरा आप कौन बताने वाला था? पांडा, तूने भी आंसर किया था, तू बताएगा क्या क्या सोच रहा है? हाँ भावे, सही सोच रहा है, सही कुछ सोचना है। तो जाने दे भाई, फिर मैं चवन से पूछ लेता हूँ तब तक। चवन बताने को तैयार था। चवन बता भाई। हाँ सर। विश्वराज, ये क्या विश्वराज क्या कर रहा है तू ये? अच्छा, विश्वराज ने आई ड्रॉप बताया है, क्या बात है। चवन बता रहा है क्या कैसे आ रहा है? अरे यार, वो तो अच्छा काम करने का सोच रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि क्लास के टाइम पे किया है, ये गलत बात है। इसकी तो फाइन बनती है। श्रेयस, लिख ले 50 रुपए यार विश्वराज के। ये तो सही लॉजिक है। नहीं, 50 का ही ठीक है, क्योंकि इंटेंशन उसके अच्छे थे। विश्वराज के इंटेंशन अच्छे थे, लेकिन गलत टाइम पे उसने यूज किया। तो थोड़ा कंपनसेशन देते हुए 50 रुपए का ही फाइन लग रहा है। कोई बताना चाहेगा? चलो फिर मैं ही बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा तो। ठीक है भावेश, बताओ। 1 मिनट। अनम्यूट कर दिया भावेश। हेलो हाँ बोलो। सर, COM नीचे जाता रहेगा तो वो फॉर्मूला में 2π√L/G वाले फॉर्मूला में L हाँ, बढ़ता रहेगा, वेरी तो गुड। टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। तो तेरे हिसाब से हमेशा इंक्रीज होगा, हाँ, सेकंड ऑप्शन। और जब सैंड खत्म हो जाएगी तब सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? अब सेंटर में, जब पहले था जहाँ पे पहले। तो इसका मतलब बाद में क्या हुआ? हाँ, कम हुआ। हाँ। तो इससे क्या समझ आ रहा है? हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या था। एक तो हमारे पास हॉलो स्फीयर है,
कल तो पांडा पे ही लगा था यार। नहीं नहीं नहीं, कल कोई आया था जिसने गुड मॉर्निंग किया था लेट आकर के, उसका तूने लिख लिया था ना। यार स्क्रीन बंद हो गई थी, फिर से ऑन करना पड़ा। दिख रहा है अभी सही ना? आज कोई भी आकर के गुड मॉर्निंग नहीं किया यार लेट। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो, हाँ पांडे नाम लिख लेना था भाई, कल वो भी था। था कौन वो, शायद वो था, क्या नाम है उसका? अ, हाँ श्रेयस बोराडे, हाँ सही है सही है, श्रेयस बोराडे था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हॉलो स्फीयर और एक सैंड का सॉलिड स्फीयर है। तो इनके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? एक का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर और सॉलिड का भी आया, तो शुरू में दोनों का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आएगा ना, और बाद में क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे रहेगा, लेकिन बाद में सैंड कम होने लगेगा ना, ऊपर से सैंड कम होने लगेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा। अगर एक का सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नीचे जाने लगेगा ना। और फिर क्या होगा, तो मतलब शुरू में नीचे जा रहा होगा, बाद में क्या होगा, जब पूरा सैंड खत्म हो जाएगा तो फिर से वापस सेंटर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बाद में लौटने लगा होगा ना। तो बाद में जब सैंड बहुत कम हो रहा होगा तो धीमे धीमे वो वापस ऊपर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू, एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और फिर कम हो रही है ना। तो एल और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर कम होगा ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो। एक साथ ही सैंड निकाल देंगे तो सैंड निकाल के फिर से उसको बंद कर देंगे और ऑसिलेट कराएंगे और टाइम पीरियड कांस्टेंट बना रहेगा। जब सैंड एक साथ ही निकाल दिया तो क्वेश्चन ही नहीं बना ना भाई, फिर तो बस हॉलो स्फीयर को ही ऑसिलेट करा रहे हैं ना। भावेश ये यूपीएससी वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अबे जो एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं वही पूछा जाएगा, और कहाँ पूछा जाएगा? जेई में, केवीपीवाई में, इन सब में ही पूछा गया है। अरे भावेश तो मजाक भी नहीं समझता, उल्टा बोल रहा तो नहीं था। अबे भावेश, भावेश का नाम तो भोला भावेश रखना पड़ेगा, भोला भावेश। अबे सब में पूछा जा सकता है। अबे कुरने, पेंडुलम के मास पे डिपेंड करता है क्या टाइम पीरियड? अगर हमने यहाँ पे एक हैवी मास लगाया या लाइट मास लगाया, पेंडुलम के मास पे डिपेंड करता है क्या टाइम पीरियड? तो मास लेके क्यों सोच रहा है?
हाँ, एक मिनट करता हूँ। हेलो सर। हाँ, हेलो सर, बताओ। हाँ सर। सर अगर हमने थ्रस्ट कंसिडर किया तो ये मतलब सैंड नीचे जाएगा तो मास कम होगा, तो वो ऑपोजिट। देखो, ये मतलब बहुत छोटा सा होल किया है, बहुत स्लोली गिर रहा है, तो थ्रस्ट को नहीं आपको अभी लेना है, बस सैंड कम हो रहा है, वो इफेक्ट देखना था। अच्छा, तो मतलब थ्रस्ट को हाँ निगलेक्ट ही करेंगे। हाँ हाँ, हाँ, ओके सर। थ्रस्ट लेंगे तो फिर तो कुछ अलग ही चला जाएगा सब। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में एक लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये हो गया सिंपल पेंडुलम लगभग। अगर पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी हो तो कैसे उसका टाइम पीरियड निकालते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अब नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम। लार्ज सिंपल पेंडुलम, लार्ज सिंपल पेंडुलम। लार्ज सिंपल पेंडुलम मतलब मान लो जैसे अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है, पेंडुलम जो हमने सस्पेंड किया वो भी आर के कंपेरेबल है। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, अपने से ही लिख लो ना कि when sand will come out, then center of mass first will go down, then it will come up. So effective L will first increase, then decrease. नहीं तो मराठी में भी लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पहले खाली गया, यार हो ही नहीं पा रहा है, फिर वर्ती आया, खाली वर्ती बस हो पा रहा है यार, और कुछ हो नहीं पा रहा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सीखने का। अच्छा, खाली जाओ मग वर्ती है तो वर्ती खाली तो अपना क्लियर है विश्वराज कॉन्सेप्ट। ये अब अगला वाला स्टेप पे मैं चल रहा हूँ, मग ये तो ये सब अब समझना है। अब मैं भावेश क्लास लेने के बाद टाइम ही नहीं मिलता यार कि और कुछ करूं, थोड़ा इधर भी फ्री लग रहा है तो सोच रहा हूँ सीखता हूँ थोड़ा। अभी नहीं बोल पाऊंगा भाई, थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। हाँ वो तो मैं करने वाला हूँ। अरे यार टाइम ही नहीं मिला ना सीखने का, अब सीखता हूँ भाई। चलो अब हम लोग लार्ज सिंपल पेंडुलम देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे काम मत करो, बोलोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। एक दो सेंटेंस मेरे को याद है जो मैं सुना है अक्सर ब्रेक के टाइम में, जैसे बोलते थे सब, चलो क्लास मध्ये पटकन बसो, तो एक दो मेरे को याद हो गया है। देखो ये सही बोला ना, जल्दी जल्दी क्लास में जाने के लिए बोलते थे। चलो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ऐसे ही कुछ था।
ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ मचा दिया तुमने। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर एल की लेंथ बहुत बड़ी है ना, एल अगर बहुत बड़ा होगा तो वहां टाइम पीरियड निकालना। नहीं नहीं, 16 नहीं होगा भाई, क्लास नहीं छूटने वाली। तो यहाँ पे देखो हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ना हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट 1/g ब्रैकेट में 1/l प्लस 1/r। ना ये फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं ना, कि लार्ज पेंडुलम के लिए ये फॉर्मूला आता है। इससे देखो आप छोटे पेंडुलम का भी डिराइव कर सकते हो। अगर छोटा पेंडुलम होगा तो एल बहुत छोटा होगा आर से, तो वहां पे 1/l क्या होगा, बहुत बड़ा होगा 1/r से। तो वहां पे 1/l प्लस 1/r को आप लिखोगे 1/l। तो जब इस फॉर्मूले में डालोगे ये वैल्यू तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड तो हमें अब लार्ज पेंडुलम के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है ना। तो ये नोट करो, फिर डेरिवेशन करते हैं इसका। फॉर्मूला नोट कर लो पहले। पटकन लिखो तुम लोग। लिखने को क्या बोलेंगे, लिखा लिखा ही बोलते हैं ना, पटकन लिखा। लीहा, खा नहीं होता, लीहा होता है। पटकन लिहा। अच्छा, अच्छा। विजयम सर को तो मेरे से भी कम आती है मराठी। आज तुम लोग शुरू होते ही सब मराठी में ही शुरू हो जाना थोड़ी देर तक। हाँ, प्रैंक करो एक ऐसा ही। हाँ, बस डेरिवेशन तक ही लेंगे क्लास, डेरिवेशन कर लेने दो। फिर अगली क्लास से सिंपल पेंडुलम करेंगे स्टार्ट। कहाँ मजे ले रहा हूँ यार, ये तो ऐसे नॉर्मल सा प्रैंक है, ये तो कोई प्रैंक भी नहीं हुआ। अबे चवन। तो देखो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। डौके चलत नहीं आज, ये क्या है। डोके क्या है। अच्छा, दिमाग। डोका, डोका चलत नहीं आज। माझा डोका भरपूर चलल आहे। फोकस करो तुम लोग। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं।
तो अब देखो इसमें क्या है कि मान लो कोई हमने लार्ज पेंडुलम को मान लो हमने हल्का सा थीटा ऐसे ऑसिलेट कराया। हाँ मुझे भी लग रहा है मैं जल्दी सीख सकता हूँ। तो अगर हमने ऐसे ऑसिलेट कराया तो ये देखो समझाने के लिए मैंने बड़ा आर्क दिखाया है। हाँ मैं यार वो सोचा यूट्यूब वगैरह पे भी होगा ऐसे वीडियो वगैरह मराठी के, तो उससे सीख जाऊंगा जल्दी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने ऐसे कोई लार्ज पेंडुलम को ऑसिलेट कराया तो ये समझाने के लिए मैंने देखो बड़ा आर्क दिखाया है ना, बट है बहुत छोटा ना, स्ट्रेट लाइन पाथ की बात चल रही। अबे विष्णु गणपति बप्पा मोरिया कहाँ से आ गया? अभी थोड़ी आना है गणपति बप्पा। तो देखो अगर मान लो हमने इसको इधर को कुछ थीटा लेके गए तो ये इधर को कितना आ जाएगा, कुछ फाई आ जाएगा ना। अबे भावे सिद्धेश जय महाराष्ट्र करने लग गए। जय महाराष्ट्र भाई। चलो अब देखो इधर फोकस करो। तब देखो क्या हो रहा होगा, mg हमेशा किधर की तरफ लगेगा, mg हमेशा ऐसे सेंटर की तरफ लग रहा होगा ना, और स्ट्रिंग का टेंशन हमेशा ऐसे लग रहा होगा ना। एक मिनट। और यहाँ पे थीटा और फाई दोनों बहुत छोटे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे आप हम क्या सोच सकते हैं, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं ऐसे और इस डायरेक्शन में ना, ये एकदम छोटा है तो लगभग ये जो ये वाला होगा मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा ना, जो ये वाला होगा। तो mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो नीचे को आ रहा होगा mg cos फाई, और इधर आ रहा होगा mg sin फाई। सेम वे में t को जब रिजॉल्व करूंगा इधर को, तो t का ऊपर को आ रहा होगा t, ये एंगल थीटा है ना, t cos थीटा, और इधर को आ रहा होगा t sin थीटा ना। तो यहाँ पे आप देखो ना, t को हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो हमने यहाँ पे t को रिजॉल्व कर लिया है ना। t का एक इधर कंपोनेंट mg cos फाई आया, इधर mg सॉरी t cos थीटा आया, और इधर mt sin थीटा आया। और ऐसे इसका देख रहे हैं, mg का इधर कंपोनेंट mg sin फाई आया है, और इधर mg cos फाई ना। ये अगर फाई है तो ये ऑल्टरनेट एंगल फाई आएगा ना, तो उसको देख के रिजॉल्व किया है ना। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ऑल्टरनेट एंगल ना। अब देखो ये इस डायरेक्शन में इन पे फोर्सेस बैलेंस हो गए ना, और ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे t cos थीटा इक्वल टू mg cos फाई। और थीटा और फाई दोनों क्या है, बहुत स्मॉल है। तो cos थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो उसको 1 लिखोगे, cos फाई अगर बहुत छोटा होगा तो उसको भी 1 लिखोगे। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू mg। और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ कितना लग रहा होगा, ये वाला पार्ट हमारा रीस्टोरिंग है ना। डायग्राम में बहुत गलती हो गई है। अरे यार अब और बड़ा डायग्राम बनाऊं? नहीं नहीं, मैं इसी में समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से अब नहीं बनाएंगे यार। देखो मैं, ये पेंडुलम था हमारा,
नहीं, ये पेंडुलम था हमारा, इसको हमने कुछ इधर ले गए ना, जब इसको इधर ले गए तो ये थीटा एंगल है और ये कुछ फाई एंगल बना। mg हमेशा इधर को लगेगा ना, और t हमेशा इधर को लगेगा। तो हमने ये अगर एंगल थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा, तो t का इधर कंपोनेंट निकाला t cos थीटा, इधर t sin थीटा। ये आर्क बहुत छोटा है ना, तो ये जो इधर कंपोनेंट होगा वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा। और mg का ऐसे निकाला, ये अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई आएगा, तो mg का इधर mg cos फाई और इधर mg sin फाई। फिर ये आपस में बैलेंस हो रहे होंगे ना, ये आपस में बैलेंस होंगे और ये रीस्टोरिंग होगा ना टोटल ये फोर्स। ठीक है बच्चों, समझ आया ना डायग्राम में? तो हमारा आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स mg sin फाई प्लस t sin थीटा। और अगर फाई और थीटा छोटा है तो उसको हम लिख सकते हैं ना, इसको फाई लिख सकते हैं और इसको t को देखो हम mg लिख सकते हैं ना, तो यहाँ mg लिख देंगे और sin थीटा को थीटा लिख देंगे, तो mg कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा फाई प्लस थीटा। अब अगर मान लो ये मीन पोजीशन से x किया था ना, ये डिस्टेंस x है, तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, और फाई को लिख सकते हो आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ये वाली बात समझ आई क्या? नहीं, ये अगर x किया है तो थीटा इधर से जब लिखेंगे तो आर्क लेंथ ओवर रेडियस, इधर का रेडियस l है ना, और इधर से जब सोचेंगे तो आर्क लेंथ तो यही होगा। हाँ, दोनों में लेंथ तो ये सेम ही है ना, ये l और r कंपेरेबल है, एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, l और r कंप्लीटली सेम नहीं है ना। l हो सकता है r/2 के बराबर हो, मतलब बड़ा है l बहुत, और फाई लिखेंगे तो इधर से x अपॉन में r लिखेंगे। ये डायग्राम में बड़ा आर्क दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा है ना, यहीं पर एकदम होगा हल्का सा, समझाने के लिए बड़ा करके ऐसे समझाना पड़ता है। सब कुछ छोटे थीटा के लिए हमें पढ़ना है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, mg x/r प्लस x/l, तो ये हो जाएगा mg 1/r प्लस 1/l इंटू एक्स ना, और x के अपोजिट में ये फोर्स लग रहा है इसलिए माइनस साइन, तो ये पूरा पार्ट हमारा k हो जाएगा। k आ जाएगा तो टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, m/k, k कितना है mg 1/r प्लस 1/l। नहीं, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। कर लो नोट जल्दी। अभी लिख तो लो पहले। अबे लिख तो लो भाई, तुम लोग अभी बस बस करने लग गए। तेजस इतना ठीक है और करूं? चवन तू आ रहा है क्या दोपहर में?
अच्छा अच्छा, वेडनेसडे। ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो बाय बाय। आज थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन, अबे पहले से एक दिन पहले तो बताया करो। मंडे को छुट्टी है, मंडे को कर लो ना, मंडे को छुट्टी वाले दिन कर लो। ठीक है, फिर क्लोज करता हूँ। रानी, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं, बाय बाय।